So, hello everyone. This is CS Anitya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So, कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस बहुत शानदार चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, राइट? सो अगेन हम लोग बात करें अमेंडमेंट्स की फॉर द अपकमिंग नवंबर 22 एग्जामिनेशंस. तो अगेन अमेंडमेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा मिनिमम है, मैनेजेबल है और बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग ये सारे अमेंडमेंट्स कवर अप कर लेंगे. आप देखोगे सर 15 से 20 मिनट के अंदर सारे अमेंडमेंट्स हो गए. अमेंडमेंट्स में कुछ था ही नहीं, आप बेकार में अमेंडमेंट्स का लोड ले रहे थे, टेंशन ले रहे थे, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, ये जो अमेंडमेंट शीट है फटाफट डाउनलोड कर लीजिए. कहां से डाउनलोड करेंगे? हमारा जो वेबसाइट है www.apnamentor.com. फटाफट जाइए वेबसाइट में. वेबसाइट के अंदर फ्री रिसोर्सेज का जो सेगमेंट है वहां जाइए और वहां से लॉ अमेंडमेंट शीट फॉर नवंबर 22 डाउनलोड कर लीजिए. सिर्फ लॉ अमेंडमेंट शीट ही अवेलेबल नहीं है, बहुत कुछ है फ्री रिसोर्सेज के अंदर जो आप डाउनलोड कर सकते हो. फर्दर फ्रॉम द वेबसाइट यू कैन परचेज माई क्लासेस, द क्लासेस ऑफ एनी अदर फैकल्टी. यू कैन एनरोल फॉर आवर टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, आवर मेंटरिंग प्रोग्राम. एवरीथिंग इज अवेलेबल एट www.apnamentor.com, राइट? तो अब देखना, अगर अमेंडमेंट्स की बात करें तो मेनली अमेंडमेंट्स कहां कहां हैं. मेनली अमेंडमेंट्स ना सिर्फ निधि कंपनीज के चैप्टर में है, जहां पे 3 से 4 रूल्स ऐसे हैं जहां स्लाइट मॉडिफिकेशन हुआ है. दूसरा जो सेबी लोडर का चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर ऑफ ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. उसके कुछ रेगुलेशंस के अंदर एक आधा माइनर चेंजेस हैं. और एक फेमा के अंदर एक जो ईसीबी का पार्ट है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का पार्ट है, उसके लिबोर रेट के अंदर एक छोटा सा चेंज है. एकदम स्लाइट अमेंडमेंट्स है, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं. मेनली हो सकता है कि आपको एमसीक्यूज में इन अमेंडमेंट्स का रेफरेंस देखने को मिले. मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स जो आए हैं माइनर है एंड एमसीक्यूज के अंदर आपको इसका रेफरेंस देखने को मिल सकता है इन द एग्जाम हॉल, राइट? तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स ऑफ निधि कंपनीज. तो देखना, निधि कंपनीज की अगर बात करें हम लोग इन द चैप्टर ऑफ मिसलेनियस प्रोविजंस, तो निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 के अंदर सर्टेन चेंजेस आए हैं, राइट? अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फ्रीज कर लो. 19 अप्रैल 2022, ये जो तारीख है ये याद कर लो. 19 अप्रैल 2022 ये इफेक्टिव डेट है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ निधिज अमेंडमेंट रूल्स 2022. तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022 कब से इंप्लीमेंट हुआ, कब से कमेंस हुआ, आप याद रखोगे 19 अप्रैल 2022. दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है या काफी सारे ऐसे रूल्स है, रेगुलेशंस है जहां पे आपको इस पार्टिकुलर डेट का रेफरेंस चाहिए होगा. कुछ हम लोग को डेज काउंट करने होंगे फ्रॉम दिस पार्टिकुलर डेट, ठीक है? तो 19 अप्रैल 2022. अब देखना रूल 3A दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ निधि, जहां पे निधि कंपनीज को डिक्लेरेशन देना होता है. एक कंपनी को डिक्लेरेशन देना होता है दैट ओके वी हैव गॉट रजिस्टर्ड एज अ निधि कंपनी. उसके अंदर चेंज कहां है देखना. जो ये अमेंडमेंट शीट है इसके अंदर मैंने पूरा का पूरा जो प्रोविजन है एज इट इज डाल दिया है. पूरा प्रोविजन डाल दिया आपकी क्लैरिटी के लिए. और जो चेंजेस है उसको मैंने रेड में हाईलाइट किया है. तो चेंजेस प्रोविजन पूरा डाल दिया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेंडमेंट वाला पोर्शन डाला है. और जो चेंजेस वाला पार्ट है उसको मैंने क्या कर दिया सर, रेड में हाईलाइट कर दिया है, ठीक है? तो फॉर निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 19 अप्रैल 2022, ऐसी जो निधि कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट हुई बिफोर 19 अप्रैल 2022, तो अगर हम यहां पे बात करें तो इन कंपनीज को NDH 4 फाइल करना पड़ता है फॉर गेटिंग द स्टेटस ऑफ ए निधि कंपनी, फॉर डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स दैट वी आर द निधि कंपनी एंड अपडेटिंग द स्टेटस एज अ निधि कंपनी. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है इन द चैप्टर ऑफ निधि कंपनीज. एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग NDH 4? So that was within 60 days after the expiry of 1 year from the date of incorporation. Within 60 days after the expiry of 1 year from the date of incorporation or the period up to which extension of time has been granted by the RD. याद आया आपको? तो ये हमने पहले से डिस्कस किया था. अब देखना यहां पे जो चेंज आया है वो क्या है. फॉर निधि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 19 अप्रैल 2022. तो अब जो निधि कंपनीज नई इनकॉर्पोरेट हुई हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022, अब इनके लिए जो डेट है ना वो NDH 4 फाइलिंग का वो थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ कंडीशंस नए इंसर्ट हुए हैं. तो क्या चेंजेस है यहां पे? ऑन एंड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स 2022, दैट इज 19 अप्रैल 2022, एनी पब्लिक कंपनी दैट इज डिजायरस टू बी डिक्लेयर्ड एज अ निधि, कोई भी पब्लिक कंपनी जो अपने आप को क्या करना चाहती है, निधि कंपनी के फॉर्म में डिक्लेयर करना चाहती है, उसको अप्लाई करना होगा इन NDH 4. That is within 120 days from the date of incorporation. इतना within period of 120 days from the date of incorporation for declaration of निधि. तो पहले जो टाइमलाइन था वो क्या था सर? पहले जो टाइमलाइन था आपने देखा विद इन 60 years आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, वो तो पुरानी कंपनीज के लिए था. बट अब नई कंपनीज की अगर बात करें तो बोला अगर आप एक पब्लिक कंपनी है, आप अपने आप को एज अ निधि कंपनी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो NDH 4 फाइल करें विद इन द पीरियड ऑफ 120 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ निधि.
अगर 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 आप कुछ शर्तें पूरी करते हैं। कौन सी कंडीशंस? आपके पास कम से कम 200 मेंबर्स होने चाहिए, 200 मेंबर्स होने चाहिए, और जो नेट ऑन फंड है वो एटलीस्ट 20 लाख रुपीज या उससे ज्यादा होना चाहिए, राइट? तो एटलीस्ट 200 मेंबर्स होने चाहिए, और जो नेट ऑन फंड है एटलीस्ट वो 20 लाख रुपीज या 20 लाख रुपीज से ज्यादा होना चाहिए। ये दो कंडीशन है। और कंपनी को साथ में क्या करना पड़ेगा? एक डिक्लेरेशन देना होगा अलॉन्ग विद NDH4 कि हमारे जितने भी प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स है वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। तो एटलीस्ट 200 मेंबर्स होना चाहिए, एनुअल 20 लाख रुपीज का होना चाहिए। तो 120 डेज के अंदर उनको फाइलिंग करना है NDH4 फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, राइट? तो NDH4 फाइल करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 120 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एटलीस्ट 200 मेंबर एंड एनुअल ऑफ 20 लाख रुपीज, और साथ में डिक्लेरेशन जाएगा कि हमारे जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। अब कब मानेंगे कि हम जो डायरेक्टर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन है? तो अगेन यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं है। जैसे आप लोग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में देखते हो ना लॉ के अंदर, कि पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी होना चाहिए, कोई मॉरल टर्पिट्यूड का केस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग लॉज के अंदर जो आप देखते हो नॉर्मली, कि भाई फिट एंड प्रॉपर, इंटेग्रिटी, कोई केस वगैरह ना हो, विलफुल डिफॉल्टर ना हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे काफी सारा गाइडलाइंस दिया है जो आपके एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, कि वो जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, होनेस्टी, एथिकल बिहेवियर होने चाहिए, उनका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट ना हो अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, उनके अगेंस्ट कोई भी चार्जशीट फाइल ना किया गया हो, उनके अगेंस्ट कोई भी रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर या प्रोहिबिशन ऑर्डर पास ना किया गया हो बाय एनी रेगुलेटरी एजेंसी, कोई भी ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन उनके अगेंस्ट फाइल ना किया गया हो, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किए गए हों, वो विलफुल डिफॉल्टर करार ना किए गए हों, वो इकोनॉमिक ऑफेंडर करार ना किए गए हों। ये एकदम जनरल पॉइंट्स है, सिर्फ एक बार रीड करने के लिए है। और वो बंदा डायरेक्टर ना हो इन 5 और मोर कंपनीज डिक्लेयर्ड एज अ निधि, या प्रमोटर ना हो इन 3 और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर्ड एज अ निधि। तो वो बंदा डायरेक्टर ना हो इन 5 और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि, एंड प्रमोटर ना हो इन 3 और मोर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड और डिक्लेयर्ड एज अ निधि। यानी अगर एक बंदा डायरेक्टर है इन 5 और मोर कंपनीज ऑलरेडी, दैट इज निधि कंपनीज ऑलरेडी, या प्रमोटर है इन 3 और मोर कंपनीज ऑलरेडी, तो उसको फिट एंड प्रॉपर नहीं माना जाएगा टू बी अ डायरेक्टर और प्रमोटर ऑफ अनदर निधि कंपनी ऑफ सच ए पब्लिक कंपनी। ठीक है? तो मेनली आपको यही पार्ट याद रखना है यहाँ पे, बाकी तो सब पहले से था। जो चेंज है वो यही है, रूल 3B इज द चेंज, राइट? रूल 3B इज द चेंज। सो दिस इज समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। 120 डेज वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो दो कंडीशंस है वो ध्यान रखने हैं। फिट एंड प्रॉपर पर्सन याद रहे तब भी चलेगा, नहीं रहे तब भी चलेगा, कोई नहीं पूछने वाला। उसके बाद रूल 4 की बात करें, इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंटल मैटर्स। तो आपको याद होगा निधि कंपनीज के केस में जो मिनिमम पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट था वो 5 लाख रुपीस था। अब उसको 5 लाख से इंक्रीज करके ना 10 लाख कर दिया। क्या कर दिया? 5 लाख से इंक्रीज करके 10 लाख कर दिया है। और ये रिक्वायरमेंट को कब तक अप्लाई करना है सर? बोला 19/4/2022 आ गया। अब जो एग्जिस्टिंग निधि कंपनीज हैं वो तो 5 लाख के पेड अप शेयर कैपिटल पे हो सकता है फॉर्म की हुई हो, तो उनको ये जो रिक्वायरमेंट है कब तक अप्लाई करना है? बोला 18 महीने का टाइम है, 18 मंथ्स का टाइम है। 18 मंथ्स के अंदर आप क्या कर दीजिए? इन रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई कर दीजिए। ठीक है? तो पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट 5 लाख से इंक्रीज करके 10 लाख कर दी गई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू वंस अगेन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रूल 5 अगर आपको याद हो, रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ऑन फंड। याद है ना कि हर एक निधि कंपनी को इन कॉर्पोरेशन के 1 साल के अंदर 200 मेंबर्स होने चाहिए, 10 लाख का नेट ऑन फंड होना चाहिए, अनएकम्बल्ड टर्म डिपॉजिट्स होना चाहिए ऑफ नॉट लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, रेशियो ऑफ नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट शुड नॉट बी मोर देन 1:20, राइट? याद है ये सारा कुछ? तो अब बोला गया कि ये जो प्रोविजंस है ना रूल 5 के, ये जो प्रोविजंस है ना रूल 5 के, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे फॉर द कंपनीज दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एज निधि ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द निधि अमेंडमेंट रूल्स। यानी जो भी निधि कंपनीज फॉर्म होंगी ऑन 19 अप्रैल 2022 या आफ्टर दैट, उनके ऊपर रूल 5 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनके ऊपर रूल 5 के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी रूल 5 को उनके लिए हटा दिया गया है। रूल 5 हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द एम्बिट। तो ये ध्यान रखना, रूल 5 को हटा दिया नई निधि कंपनीज के लिए। और कौन सी कंपनीज को हम लोग नई निधि कंपनीज बोल रहे हैं? जो फॉर्म हुई हैं, जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स। एंड व्हाट इज द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ निधि अमेंडमेंट रूल्स? द रेलिवेंट डेट इज 19 April 2022।
उसके बाद रूल 6 जहां पे जनरल रेस्ट्रिक्शंस या प्रोहिबिशंस की बात की गई थी कि कोई भी निधि कंपनी चिट फंड का काम नहीं करेगा, हायर परचेज फाइनेंस कंपनी का काम नहीं करेगा, लीजिंग कंपनी का काम नहीं करेगा, इंश्योरेंस का काम नहीं करेगा, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करेगा, मेंबर्स के साथ करंट अकाउंट फॉर्म नहीं करेगा। उसके अंदर बोला गया था कि कोई भी निधि कंपनी दूसरे कंपनी के सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं करेगी या दूसरे कंपनीज के मैनेजमेंट में अपना कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करेगी। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन दिया हुआ था कि अगर वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे और आरडी के अप्रूवल ले लें तो ऐसा कर सकते हैं, दूसरे कंपनी के अंदर भी सिक्योरिटीज एक्वायर कर सकते हैं या दूसरे के बीओडी के कॉम्पोजिशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट अब वहां पे उस सेंटेंस में मॉडिफिकेशन है, अब एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, ब्लैंकेट प्रोहिबिशन लॉ मेकर यहां पे ले आया है। बोला एक निधि कंपनी कभी भी क्या नहीं कर सकता, दूसरे कंपनी का शेयर सिक्योरिटीज एक्वायर नहीं कर सकता और दूसरे के बीओडी के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जो एक्सेप्शन था कि एसआर पास करके और आरडी अप्रूवल लेके किया जा सकता है, उस एक्सेप्शन को यहां से हटा दिया गया है। द एक्सेप्शन हैज बीन रिमूव्ड, राइट। उसके अंदर एक फर्दर प्रोहिबिशन यहां पे और है, कोई भी निधि कंपनी क्या नहीं कर सकता, रेज नहीं कर सकता लोन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनी अदर सोर्स फॉर द पर्पस ऑफ एडवांसिंग लोन्स टू द मेंबर ऑफ निधि। तो यहां प्रोहिबिशन के अंदर पॉइंट नंबर ए डाला है, बोला कि भैया देखो एक निधि कंपनी अपने मेंबर्स को लोन देता है, बट लोन देने के लिए ऐसा नहीं करेगा वो कि बैंक से लोन ले रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहा है, किसी थर्ड पार्टी से लोन ले रहा है और फिर अपने मेंबर्स को लोन दे रहा है। मतलब ये तो वही बात हो गई भैया कि तुम अपने मेंबर्स के सेविंग्स को कल्टिवेट कर रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो और तुम खुद एक्सटर्नल सोर्स से फंड लेकर ऐसा काम कर रहे हो, तो कल को तुम्हारा गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ सकता है। So that is not allowed। कोई भी निधि कंपनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी भी सोर्स से लोन लेकर अपने मेंबर्स को लोन नहीं एडवांस करेगा। सिंपल सी चीज है। उसके बाद आता है रूल 8, दैट इज मेंबरशिप ऑफ निधि कंपनी। तो मेंबरशिप ऑफ निधि कंपनीज की बात करें तो इफ यू रिमेंबर यहां पे हमने डिस्कस किया था, ए निधि कंपनी शैल नॉट एडमिट ए बॉडी कोऑपरेटिव और ट्रस्ट एज ए मेंबर। निधि कंपनी शैल इंश्योर that membership not reduced to less than 200 members at a time and a minor shall not be admitted as a member of the निधि कंपनी, है ना। अब यहां पे हमने एक चीज देखा था, क्या देखा था कि एक बंदे को लोन चाहिए निधि कंपनी से, उसके लिए वो क्या करता है सर, निधि कंपनी का मेंबर बन जाता है, लोन ले लेता है और फिर अपने शेयर्स ट्रांसफर कर देता है। मतलब वो मेंबर बना निधि कंपनी का सिर्फ और सिर्फ लोन अवेल करने के लिए, बेनिफिट उठाने के लिए, और फिर अपने शेयर को कर दिए ट्रांसफर। तो यहां पे इसीलिए अगेन एक रेस्ट्रिक्शन लाया गया है रूल 8 के अंदर और बोला गया है कि अगर एक मेंबर ने लोन लिया है निधि कंपनी से, तो जब तक उसका लोन चालू है या जब तक उसका डिपॉजिट चालू है, वो 50% ऑफ शेयर होल्डिंग से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो 50% ऑफ शेयर होल्डिंग या डिपॉजिट से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकता। ही कैन नॉट ट्रांसफर मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ सच लोन और डिपॉजिट। तो समझ रहे हो ना क्या हो रहा था, मेंबर बना सिर्फ लोन लेने के लिए, फिर शेयर ट्रांसफर कर दिए, तो बोला करो बट मैक्सिमम 50%। तो a member shall not transfer more than 50% of his shareholding as on the date of availing of loan or making a deposit during the subsistence of such loan or deposit as the case may be, right। उसके बाद आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि एवरी निधि शैल अलॉट टू ईच डिपॉजिट होल्डर एट लीस्ट ए मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर्स और शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। याद आया ना। तो ये जो पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट था कि हर एक निधि कंपनी को अपने डिपॉजिट होल्डर को अलॉट करना होगा मिनिमम 10 इक्विटी शेयर्स और शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज। इस पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट को, ये जो नया चेंज है, ये जो नया 50% ट्रांसफर वाला पॉइंट है, इसको कोरिलेट करते हुए मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स फॉर्म किए हैं। बेहतरीन एग्जांपल है, एक बार गो थ्रू करो अच्छे से इन एग्जांपल्स को। जैसे पहले एग्जांपल के अंदर दिया हुआ मिस्टर आनंद इज अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी, निधन होल्डिंग 150 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each। He wishes to take loan of ₹5 lakhs from Nidhi company and agrees to transfer his 100 shares to Mr. Shyam. Can he do so? Comment। तो प्रोविजन क्या कहता है कि मिस्टर आनंद क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे 50% ऑफ शेयर होल्डिंग से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ सच लोन और डिपॉजिट, राइट। तो यहाँ पे अगर 150 शेयर्स है तो मैक्सिमम वो कितना ट्रांसफर कर सकेंगे, 150% ऑफ 150 शेयर 75 शेयर ही ट्रांसफर कर सकेंगे। कितना कर पाएंगे, 75 शेयर ही ट्रांसफर कर सकेंगे। बट साथ में क्या ध्यान रखना है अपने को, साथ में यह भी ध्यान रखना है कि हर एक निधि कंपनी को अलॉट करना होता है अपने डिपॉजिट होल्डर को एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 10 इक्विटी शेयर और शेयर्स इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज, राइट। तो इसीलिए अगर हम उस प्रोविजन को भी साथ में कोरिलेट करें तो वो क्या नहीं कर सकेंगे, 100 शेयर्स मिस्टर श्याम को ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली एक सेकंड एग्जांपल दिया है, मिस्टर गौरव इज अ मेंबर ऑफ निधि कंपनी होल्डिंग 15 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10 each। He wishes to take loan of 2 lakh from Nidhi company and agrees to transfer his 50% shares to Mr. Shyam. Can he do so? तो अगर वहां पे वो 50% शेयर ट्रांसफर कर देते हैं तो बचेगा कितना, 10 इक्विटी शेयर से कम, राइट। तो अकॉर्डिंगली दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल हियर।
उसके बाद रूल 9, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ नेट ऑन फंड। तो पहले जो नेट ऑन फंड का रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपीस का था, अब उसको इंक्रीज करके 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 20 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो उसी का इंप्लीकेशन अपने ऊपर भी देखने को मिला था रूल 3B के अंदर, डिक्लेरेशन ऑफ निधि कंपनी वाले पार्ट के अंदर। तो एवरी निधि कंपनी shall maintain net on funds of not less than 20 lakh rupees or such higher amount as the central government may specify from time to time। और ये जो रिक्वायरमेंट्स कब तक अप्लाई करनी है? 18 months from the date of such commencement। 18 months from the date commencement from the date of such commencement। उसके बाद अगर बात करें रूल 15 लोन वाला जो पार्ट था, ए निधि कंपनी शैल प्रोवाइड लोन ओनली टू इट्स मेंबर्स। लेकिन अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, अगर जॉइंट शेयर होल्डर्स हैं, तो लोन कौन से मेंबर को दिया जाएगा? तो बोला जिस बंदे का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में सबसे पहले अपेयर होगा, फिर लोन उसी व्यक्ति को दिया जा सकेगा। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। और फिर डिविडेंड वाला जो रूल 18 है, उसके अंदर बोला गया है निधि कंपनी शैल नॉट डिक्लेयर डिविडेंड एक्सीडिंग 25% इन द फाइनेंशियल ईयर। तो मैक्सिमम डिविडेंड्स निधि कंपनी कितना डिक्लेयर कर सकती है? 25% इन द फाइनेंशियल ईयर। बियॉन्ड दैट जाकर निधि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं इन द चैप्टर ऑफ निधि कंपनीज। उसके बाद आता है चैप्टर ऑफ सेबी लोडर, दैट इज ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो चैप्टर है हमारा ऑडिट के अंदर, द सेबी लोडर। तो रेगुलेशन 18 दैट इज ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी के अंदर बोला गया है, जो एक छोटा सा चेंज है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हर एक लिस्टेड कंपनी के केस में एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी क्या होने चाहिए सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद आप देखो पॉइंट नंबर डी, द चेयरपर्सन ऑफ द ऑडिट कमिटी शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड ही ऑब्लिक शी शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर द शेयर होल्डर क्वेरीज। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, दैट इज दे हैव एडेड ही ऑब्लिक शी। अब यहां पे ऐड नहीं करने से भी काम चलता, क्योंकि एनीवेज जनरल क्लॉजेस एक्ट कहता है कि मेल इंक्लूड्स फीमेल, तो उस वहां पे स्पेसिफाई नहीं करने से भी काम चलता। बट ठीक है, फिर भी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, तो वेल एंड गुड। उसके बाद रेगुलेशन 19 एनआरसी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी। तो एनआरसी के केस में हमने डिस्कस किया था कि एनआरसी के अगर कंपोजिशन की बात करें तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, सारे डायरेक्टर्स नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए और 50% इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो उस 50% को 2/3 कर दिया है, उस 50% को 2/3 कर दिया है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। तो ऑडिट कमेटी में भी 2/3 और एनआरसी में भी 2/3, ऑडिट कमेटी में भी 2/3 और एनआरसी में भी 2/3। ठीक है ना। और उसके बाद आता है फाइनली अमेंडमेंट इन द चैप्टर ऑफ एमा, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स वाला जो पार्ट है, चेंजेस ड्यू टू लिबोर ट्रांजिशन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही माइनर है। अगर हम बेंचमार्क रेट की बात करें, बेंचमार्क रेट इन केस ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स, तो व्हाट वाज द बेंचमार्क रेट दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन केस ऑफ फॉरेन बोरोइंग्स? तो हमेशा हम यूज करते थे लिबोर रेट। क्या यूज करते थे हम? लिबोर रेट यूज करते थे। 6 months लिबोर रेट वाज ऑलवेज यूज्ड। लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दिया। बोला हमेशा हम लिबोर ऐड करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन से कंट्री से हमने बोरिंग ली है, तो अब वहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दिया। बोला है कि अब जिस भी पार्टिकुलर कंट्री के अंदर बोरिंग हो रही है, जिस भी पार्टिकुलर कंट्री के अंदर बोरिंग हो रही है, तो जो भी एप्लीकेबल करेंसी ऑफ बोरिंग है, जो भी एप्लीकेबल करेंसी ऑफ बोरिंग है, उसका जो भी इंटरबैंक रेट है या ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है, आप उसको यूज कर सकते हो एज द बेंचमार्क रेट इंस्टेड ऑफ लिबोर। तो लिबोर की जगह क्या कर सकते हैं? लंदन इंटरबैंक जो रेट था उसकी जगह क्या कर सकते हैं कि जो भी करेंसी ऑफ बोरिंग है उसका जो भी इंटरबैंक रेट है, 6 months इंटरबैंक रेट, 6 month लिबोर रेट था, अब बोला कोई भी 6 month इंटरबैंक रेट या फिर ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट, आप उसको यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया, यार जरूरी नहीं है तुमको लिबोर रेट ही यूज करना है, 6 months लिबोर रेट ही यूज करना है, यूज एनी अदर 6 month इंटरबैंक रेट, राइट। जो भी करेंसी ऑफ बोरिंग है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए लेट्स से यूरोप की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अगर हम लोग यूरोप की बात करें तो जो बोरिंग हुई है वो यूरोप के अंदर हुई है, यूरोपियन करेंसी में हुई है, तो वहां पे लिबोर की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? यूरिबोर यूज कर सकते हैं, 6 months यूरिबोर यूज किया जा सकता है। तो दैट इज वन स्मॉल चेंज, वन माइनर चेंज, हालांकि आई डोंट थिंक एग्जाम में वो पूछेंगे। उसके बाद जो ऑल इन कॉस्ट सीलिंग था कि कोई भी अगर हम लोग नया एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स लेते हैं या ट्रेड क्रेडिट्स लेते हैं, तो जो ऑल इन कॉस्ट लिमिट था कि मैक्सिमम कॉस्ट कितना इंकर हो सकता है, एक याद करो, बेंचमार्क रेट था, लिबोर रेट था, प्लस हम लोग उसमें ना ऐड करते थे, क्या करते थे? ऐड करते थे, सम बेसिक पॉइंट्स ऐड करते थे, वी यूज्ड टू ऐड द बेसिस पॉइंट, बीपीएस बोलते थे। कि मान लीजिए सपोज लिबोर रेट जो है, फॉर एग्जांपल रिबोर रेट 6% है, क्या है? रिबोर रेट 6% है, और फिर था वहां पे कि जो मैक्सिमम
हम लोग ऐड कर सकते हैं उसके ऊपर, बेंचमार्क रेट के ऊपर जो हम लोग ऐड कर सकते हैं, इंटरेस्ट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वो 450 बीपीएस हुआ करता था। तो मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट कितना हो सकता था? 6% प्लस 4.5, 6% प्लस 4.5, क्योंकि 1 बीपीएस का मतलब है 100 बीपीएस का मतलब है 1% इंटरेस्ट, तो 450 बीपीएस मतलब 4.5% इंटरेस्ट, तो वो मैक्सिमम हो सकता था 10.5। अब यहां पे जो ट्रांजिशन आया है, ट्रांजिशन क्या आया है? पहले सिर्फ लिबॉर लेना पड़ता था, लेकिन अब ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट भी ले सकते हैं, इंटरबैंक रेट ले सकते हैं। तो वो जो क्रेडिट रिस्क में डिफरेंस आया है, उस डिफरेंस को मिट करने के लिए लॉ मेकर ने क्या किया? बोला कि अब जो नए ईसीबीज होंगे, जो नए ट्रेड क्रेडिट्स होंगे, वहां पे हमने एक छोटी सी मार्जिन इंक्रीज कर दी है। जो पहले 450 बीपीएस हुआ करता था, अब उस 450 बीपीएस को 500 बीपीएस मान लीजिए। और ट्रेड क्रेडिट के केस में जो पहले 250 बीपीएस हुआ करता था, अब उसको 300 मान लीजिए, मतलब 50 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंक्रीज कर दिया। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स के केस में इट वाज लिबॉर रेट प्लस 450 बीपीएस, एंड ट्रेड क्रेडिट्स के केस में इट वाज लिबॉर रेट प्लस 250 बीपीएस। तो बोला कि अब जो नए ईसीबीज होंगे, वहां पे आप क्या करिए, जो भी रेट है, एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट है, उसमें ऐड कर दीजिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 बीपीएस, और ट्रेड क्रेडिट हुआ तो 250 की जगह 300 बीपीएस। तो वो एक छोटा सा चेंज है। और अगर एग्जिस्टिंग ईसीबीज है, एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट्स हैं, तो वहां पे वन टाइम एडजस्टमेंट अलाउड है कि एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, पहले से एग्जिस्टिंग है, नया है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, पहले से एग्जिस्टिंग है। तो अगर एग्जिस्टिंग ईसीबी है, एग्जिस्टिंग टीसीबीज है ना, तो अब अपने को क्या करना है? स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर करना है, क्योंकि जो लिबॉर से कनेक्टेड था, अब वो जो बेंचमार्क है वो चेंज होगा टू अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट। तो वहां पे फर्दर 50 बेसिस पॉइंट्स का एडिशन अलाउ किया है। यानी नॉर्मली अगर बात करें हम लोग, तो न्यू ईसीबीज के केस में कितना बेसिस पॉइंट का एडिशन अलाउ किया? पहले 450 बीपीएस था, अब 500 अलाउ किया था, है ना। और ट्रेड क्रेडिट के केस में पहले 250 तब 300 अलाउ किया था। लेकिन बोला अगर एग्जिस्टिंग ईसीबी है, एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट है, तो 50 बीपीएस का एडिशन और अलाउ कर रहे हैं। 50 की जगह 100 ले लो ईसीबी में, और 250 की 50 की जगह 100 ले लो, राइट। 50 की जगह क्या कर लो? 100 ले लो। तो अगर 50 की जगह 100 ले लिया, तो वहां पे अब कितना एडिशन हो सकता है? ऑल इन कॉस्ट कितना हो सकता है? ईसीबी के केस में 450 की जगह 550, और ट्रेड क्रेडिट के केस में 250 की जगह 350। तो अगर न्यू ईसीबी है, न्यू ट्रेड क्रेडिट है, तो बोला ऑल इन कॉस्ट सेलिंग क्या हो सकता है नए ईसीबी के लिए, नए ट्रेड क्रेडिट के लिए? जो भी एप्लीकेबल ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट है, या इंटरबैंक रेट है, या लिबॉर रेट है, जो भी है, दैट प्लस 500 बीपीएस। पहले कितना था? 450। और ट्रेड क्रेडिट है तो दैट रेट प्लस 300 बीपीएस। पहले क्या था? 250। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग है, तो वन टाइम ट्रांजिशन को और स्मूथ करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, वहां 50 बेसिस पॉइंट्स का एडिशन और अलाउ किया। अब आप अपवर्ड ले जा सकते हो बाय 100 बेसिस पॉइंट्स। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग ईसीबी है तो 550 बीपीएस तक ले जाइए, और अगर एग्जिस्टिंग ट्रेड क्रेडिट है तो 350 बीपीएस तक ले जाइए। और इसका भी मैंने क्या कर दिया, यहां पे एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल के फॉर्म में आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। कैन एनी अदर 6-month rate other than LIBOR rate be used as a benchmark rate? The answer is yes. Benchmark rate in case of FCY ECB trade credit can be used. Widely accepted interbank rate or alternative reference rate of 6-month tenure can be used. Example, Euribor. 6 months Euribor rate is 6%. What can be the all-in cost selling for new ECBs oblique trade credits? The all-in cost selling for new ECBs oblique trade credits has been increased by 50 bps to 500 bps and 300 bps respectively over the benchmark rate. तो एग्जांपल के फॉर्म में यहां दे दिया 6% plus 500 bps that is 11%, और ट्रेड क्रेडिट के केस में ऑल इन कॉस्ट होगा 6% plus 300 bps that is 9%. 6 months Euribor rate is 6%. What can be the all-in cost selling for existing ECBs या trade credit? तो यहां पे बोला again the all-in cost selling for existing ECBs and trade credits has been increased by 100 bps to 550 bps and 350 bps respectively over the benchmark rate. यानी यहां पे ECB का रेट हो जाएगा 11.5 और TC का रेट हो जाएगा 9.5. तो सिंपल सा क्लैरिफिकेशन है इन द चैप्टर ऑफ फेमा. तो बस इतना ही अमेंडमेंट है, बस इतना ही है. निधि के कंपनीज के केस में आपने देखा 4-5 माइनर चेंजेस, ऑडिट कमेटी के चैप्टर में देखा 2-3 माइनर चेंजेस, और फेमा के अंदर द इफेक्ट ऑफ द ECB ट्रांजिशन. बस इतना अमेंडमेंट है जो आपको लॉ के अंदर ध्यान रखना है फॉर द अपकमिंग नवंबर 22 एग्जामिनेशन. बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है. जैसा पर है, जो पर है, उसको कंटिन्यू रखो, वही पढ़ते रहो.
आपको अमेंडमेंट्स के अंदर ज्यादा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है ये एक टाइम सेविंग वीडियो था और आपने अमेंडमेंट्स कम टाइम में कवर अप कर लिए हैं, तो यार कंजूसी मत करो यार, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में मेंशन करो कि सर हमारा टाइम बचा है, तो हमें भी खुशी होती है टू कम अप विद सच टाइम सेविंग इनिशिएटिव फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।